हेलो दोस्तों, आप सबका मैं अंजनी तिवारी आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसके बारे में हमने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में रेट क्या होते हैं, रेट को आप डिटरमाइन कैसे करते हो। साथ ही साथ मैंने बात किया था कि भाई रेट कांस्टेंट क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इनका रेट इक्वेशन क्या होता है और इनके हाफ लाइफ के बारे में बात किया था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या समझना होगा कि हम लोगों ने पिछले जो सेशन में बात किया था उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका रेट इक्वेशन क्या होता है। साथ ही साथ हमने बात किया था कि जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होती है। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। यानी हमारा जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके क्या लक्षण होंगे, क्या कैरेक्टर होंगे, इनके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी आपको ये ऐसा कंडीशन आए कि आपको कैरेक्टर के बारे में बात करनी है तो हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक कॉन्सेप्ट से लेके चलना है कि किसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो अकॉर्डिंग है या अकॉर्डेंस कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या निकलना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाई जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पहले पॉइंट की तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऑल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा कि क्या बात है कि ऑल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जस्ट फॉलो क्या फॉलो करता है भाई कि K इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 A/A-X। यानी एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें ये बात जरूर याद रखना है कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो सारे इस केमिकल कांस्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे। यानी अगर ये कांस्टेंट कंडीशन, ये इक्वेशन ये फॉलो कर रहे हैं तो जो फॉलो करेगा वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो क्या फॉलो करेगा, इस बैलेंस इक्वेशन को। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हमें क्या करना हो कि अगर हम क्या कर लें कि इफ A इक्वल टू A, एक स्मॉल a को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, एंड a माइनस एक्स इक्वल टू a नॉट। अगर a को आप क्या मान रहे हो, कैपिटल A, और a माइनस एक्स को आप क्या मान रहे हो, a नॉट मान रहे हो, तब आप क्या करोगे, या आप कुछ भी आपको मानना है, सपोज करना है, तो हो सकता है चलिए मैं इसे a नॉट मान लूँ, इसे a मान लूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन आप किसे मान रहे हो, ठीक है। तो अगर हमने क्या मान लिया कि a के प्लेस पे a नॉट मान लिया और a माइनस एक्स के प्लेस पे a मान लिया, तब क्या होगा, देन क्या हो जाएगा बेटा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t, ये तो है ना। उसके बाद क्या है, लॉग बेस 10 a/A माइनस एक्स है। अब a के प्लेस पे हम क्या रख दें, a के प्लेस पे हम क्या रख दे रहे हैं भाई, कैपिटल A नॉट, और a माइनस एक्स के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, a रख दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो, मान लेते हैं इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये सपोज आपको करना है कि क्या कंडीशन हो रही है। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर आप ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको ये मान के चलना है कि जितने भी ये रिएक्शन होंगे ये सारे रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी बात। अब इसमें हमें क्या बात करना है कि अगर हम इस वैल्यू को किसके, k इक्वल टू 2.303/T log बेस 10 a नॉट अपॉन a को हम लोग क्या कर लें, किसमें अरेंज कर लें कि भाई अगर हम इसको अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। यानी
अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट हमें किसके अकॉर्डिंग बात करना है, टाइम के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि क्या करें, when we rearrange the equation first, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करते हैं, अब बताओ भाई, मैंने क्या लिखा था, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए मैंने नोट किया था। अब यहाँ अगर टी के कॉन्सेप्ट में करें तो हम क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, ए नॉट अपॉन ए लॉग में, अगर आपको ये बात याद होगी तो लॉग में क्या होता है कि जो चीज़ डिवाइड में होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो ऐड होता है। तो यहाँ से जैसे ही हम इसे रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 और क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस 2.303 डिवाइड बाई के लॉग बेस 10 और क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन सेकेंड मिलता है। और इक्वेशन सेकेंड क्या कहता है कि टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस 2.303 के लॉग बेस 10 ए। ये बात क्लियर है। अगर हम यहाँ पे अगर कंडीशन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ग्राफ इन बिटवीन टाइम एंड लॉग ए, टाइम एंड लॉग ए। तो अब अगर ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिले तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने इधर क्या मेंशन कर दिया, टाइम, और यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, लॉग ए। तो इसका जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा कि भाई इसका जो ग्राफ देखने को मिलेगा इस तरीके से स्लोप आएगा। अब ये जो स्लोप होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा 2.303 डिवाइड बाई के को। ये जरूर आपको याद रखना है। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप है किसका, टाइम और लॉग ए का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2.303 बाई के। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ एक साइन भी तो आपको लगाना होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं लॉग ए की तो लॉग ए में जो साइन मेंशन है ये क्या है, माइनस। तो याद रखिएगा कि अगर साइन मेंशन आपको करना हो तो यहाँ कौन सा साइन आप मेंशन करेंगे, माइनस। ये बात क्लियर रहेगी। तो अभी तक मैंने आपसे 2 पॉइंट की बात की। पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस कंडीशन को। और अगर इनको हम रीअरेंज करते हैं तो ये कंडीशन आती है, और जैसे ही ये कंडीशन आती है यानी आप जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। वो ग्राफ किसके बीच आप प्लॉट करते हो, टाइम और लॉग ए के बीच। अगर यही लॉग ए नॉट के बीच टाइम प्लॉट ग्राफ करते आप तो यहाँ पे आपको बस क्या साइन लगाना होता है। अगर मैंने ये लॉग ए की बात की, अगर मैं ऐसे ही लॉग ए नॉट की बात कर लूँ, थोड़ा सा मैं इधर बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉग ए नॉट और ये टाइम ग्राफ की बात करता तो यहाँ पे क्या होता, ग्राफ स्लोप तो बिल्कुल सेम बनता, स्लोप में कोई डिफरेंस ना होता, ये स्लोप ही होता। और यहाँ पे भी वैल्यू क्या होती, 2.303 बाई के। लेकिन अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लगाते हैं हम, प्लस। एक बात ध्यान रखिएगा, ए नॉट के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और ए के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस। ये बात दिमाग में आपको हमेशा क्या करना है, बैठाए रखना है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमें तीसरी बात क्या करनी है कि अगर आपको ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपको और आसान होगा। क्या समझना है कि भाई जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, रेट कांस्टेंट वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यू के लिए आपको क्या याद रखना है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the value of
the value of rate constant remains constant remains constant, यानी जो वैल्यू होती है रेट कांस्टेंट की वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जो रेट आपने लिया a/a-x पर डिपेंडेंट होगा और इनका जो कंसंट्रेशन होता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर होगा, अगर सिमिलर कंसंट्रेशन वाले हैं तो उनका जो रेट कांस्टेंट वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी वो वैल्यू आप चेंज नहीं करोगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस में या किस ऑर्डर रिएक्शन में आप रेट कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं करते, तो वो कौन सा कंडीशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है भाई कि अगर हम क्या करें, जो टाइम ग्राफ है या जो टाइम टेकन है हाफ लाइफ, उसको चेंज करते हैं। थोड़ा सा हाफ लाइफ चेंज करने के बाद इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको समझने के लिए फोर्थ वन कंडीशन में मान लेते हैं हमने क्या किया कि जो ग्राफ प्लॉट करना है या जो कांस्टेंट कंडीशन करना है वो हम किसके लिए ले रहे हैं कि जो टाइम टेकन प्रोसेस है वो कितना हो जा रहा है, 2/3। तो अब यहाँ पे ऐसे इफ टाइम टेकन इज 2/3, टाइम टेकन प्रोसेस कितना हो गया, 2/3 हो गया। तब आप क्या करेंगे, तब इसको ध्यान देना है कि भाई जैसे ही ये हो जाएगा तब आप क्या लिखेंगे, k = 2.303 डिवाइड बाई t 2/3 माइनस log बेस 10। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि a क्या होगा, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा और x क्या होता है, आपका चेंजिंग कंसंट्रेशन। तो आप जो a/a-x की बात कर रहे हो, चलो ऐसे अभी मैं लिख रहा हूं। तो अब अगर मैं t को क्या ले रहा हूं, t = t 2/3 और x के प्लेस पे मैं क्या ले रहा हूं, a, यानी 2a/3 की कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लेते हैं तब आपको क्या करना होता है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको इसमें पुट करना होता है रेट कांस्टेंट कंडीशन में। और जैसे ही आप रेट कांस्टेंट कंडीशन में इसे पुट करते हो, किसे, x = 2a/3 को, तब यहाँ से आपको क्या करना है कि भाई k = क्या हो जाएगा, 2.303 t 2/3 log बेस 10 माइनस log बेस 10 a/a-2a/3 हो जाएगा। अब यहां से t 2/3 को इधर आप कर लो। अब जैसे ही आप t 2/3 को आप अपर हाफ में ले जाते हो तो k की वैल्यू कहां चली जाती है, k की वैल्यू चली जाती है 2.303 के नीचे। तो यहां से आपको क्या मिला, log बेस 10 a/। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा, 3a - 2a। अब जैसे ही इस वैल्यू को आप सॉल्व करते हो तो t 2/3 = क्या हो जाएगा, 2.303/k और ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 अपर हाफ में क्या हो जाएगा, 3a/a। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या आया, 2.303/k log बेस 10⁻3। अब आपको याद होगा कि जब आप t हाफ की वैल्यू निकाल रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, log 10⁻2। अब इसमें क्या मिल रहा है, log 10⁻3। और log 10⁻3 की वैल्यू क्या होती है, log 10⁻3 की वैल्यू होती है 0.4771 डिवाइड बाई k। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 2.303 को किससे, 0.4771 से, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल के आएगी, t 2/3 की, और किसके साथ निकल के आएगी, रेट कांस्टेंट के साथ। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी कि, अब इसे मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, 2.303 0.4771। अब 1 3 × 3 0 3 2 7 3 × 21 कैरी 2 2 7 3 × 21 7 2 × 14 and 16 1 2 1 6 1 4 3 × 12 1 4 3 × 12
4 2 जा 8 and 9, 3 1 3 and 2 5 and 1 6, 2 2 4 2 6 and 1 7, 6 and 2 8, 6 2 8 and 1 9, 9 and 1 10। ये वैल्यू आ गई एंड 6 डिजिट पे डेसिमल 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 7 डिजिट पर, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई 1.098 डिवाइड बाई के। अब अगर आपको याद होगा, अब थोड़ा सा इसके रिलेशन की बात करते हैं। अब जैसे ही आप इन सब के रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो भाई अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन इन बिटवीन टी हाफ एंड टी 2/3 की। ये बात क्लियर हो गई है आपको। अब बात करते हैं टी हाफ की वैल्यू हमने क्या बात किया था। तो अब अगर हम बात करें टी हाफ, तो भाई टी हाफ के लिए आपने क्या किया था कि भाई 0 पॉइंट, अगर याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि 691 डिवाइड बाई के, और टी 2/3 क्या आ गया 1.0198 बाई के। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें और ये इक्वेशन सेकेंड मान लें। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, 693 है। अब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड करते हैं, क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, और यहाँ से क्या आएगा टी 2/3 1.098 बाई के से के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से हमें क्या मिला टी हाफ अपॉन टी 2/3 इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 1.098। तो ये जो कंडीशन आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम टाइम चेंज कराते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, यानी हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ 2/3 की बात करते हैं, तो इससे जो कंडीशन कॉज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इससे जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, जो टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन वैल्यू बदल रही है, वो किसकी बदल रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की, और जो चेंज हो रहा है किसका कंसंट्रेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब भाई यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एक कंडीशन पूछा जाए कि भाई जो टाइम टेकन है फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपसे कुछ पूछता है तो वहाँ पे उसका कोई मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि विदाउट रीज़न कोई कुछ पूछ ले। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या ध्यान देना है, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी होता है, यानी अगर आप टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम क्या होगा इन्फिनिटी होगा। यानी कि अगर ऐसे कंडीशन में कहा जाए कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होना है तो उसमें कितना समय लगेगा, तो याद रखिएगा कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट होने की बात कही जाती है तो उसमें जो समय लगता है वो क्या होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। यानी उसको हम लोग डिटरमाइन तो सिर्फ क्या कर सकते हैं एक पीरियड तक कर सकते हैं। यानी अब मान लेते हैं x है, x को आधा होने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं 15 मिनट, ठीक है। फिर या इसे ऐसे नंबर वैल्यू में करते हैं, ये 50 होगा तो 15 मिनट टाइम लगेगा, 50 से 25 होगा तो इसमें भी 15 मिनट लगेगा, 25 से 12.5 होगा तो कितना लगेगा 15 मिनट। क्यों? क्योंकि भाई ये कहा जा रहा है ना हाफ लाइफ, हाफ टाइम, तो हाफ। अब बेटा यहाँ आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो ना कि 100 से 50 होने में कितना हो रहा है 15 मिनट, 50 से 25 होने में 15 मिनट, 25 से 12.5 होने में 15 मिनट ही लग रहा है। अब अगर 12.5 से हम इसे हाफ करें तो 6.25 होने में भी कितना लगेगा 15 मिनट। अब यहाँ से अगर हम 6.25 से कन्वर्ट करते हैं किस में 3.125 तो इसको भी होने में कितना लगेगा 15 मिनट। 3.125 से जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि भाई 2 1 जा 2,
ये आ गया 1 एंड 1, 2 5 जा 10 एंड 6 क्या आ जाएगा 6 7 5। इसको भी यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा 15 मिनट। अब इससे हम फिर हाफ करते हैं तो बेटा 0.783725 होने में भी कितना टाइम लगेगा 15 मिनट। अब ऐसे ही जैसे ही हम इसे फिर हाफ करेंगे तो 0.23 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इतना होने में भी कितना लगेगा टाइम 15 मिनट। फिर अगर इससे इसका हाफ करते हैं तो 0.1958125, इसको इतना होने में कितना लगेगा 15 मिनट। फिर इसका अगर हाफ करें तो 0.09 क्या आ जाएगा 74065। अब यहाँ भी कितना टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो भाई देखो यहाँ से ये 100% था, यानी ये टोटल था, यहाँ आते आते इतना ये बचा। अब फिर जैसे जैसे हम इसे करते जाएंगे तो टाइम तो भैया इंक्रीज करता जा रहा है, टाइम ये 15 मिनट तो लेता जा रहा है हर हाफ होने में। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें जब चेंज हुआ तो कितना हो गया 99.91%। अब 99.91% ये क्या हुआ है चेंज हुआ है, यानी जो कंसंट्रेशन है ये बदल गया। तो इसको बदलने में इसने कितना हाफ लाइफ लिया, एक हाफ लाइफ ये था, ये दूसरा हाफ लाइफ था, ये तीसरा था, ये चौथा हाफ लाइफ था, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। यानी अगर हम बात करें ये टाइम ऑफ कंप्लीशन की, किसकी बात करें टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी हम बात करते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन की तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जब t 100% इससे यहाँ तक t 99.91% की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना ये ले रहा है भाई, इसका हाफ होने में t हाफ ले रहा है और कितने बार 10 टाइम ले रहा है। यानी ये जो चेंज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है t हाफ इंटू 10। अब अगर इसी तरीके से हम एक अमाउंट ले लें, ये तो हमने ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट की बात की, लेकिन अगर हम एक अमाउंट ले लें उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भाई अगर मान लेते हैं हमने कहा कि भाई 50% कंप्लीशन टाइम, 75% कंप्लीशन टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके लिए आप t कैसे लिखोगे। तो भाई t 75/100 कर दो, परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100 कर दो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो यहाँ से क्या आएगा t 3/4 की आप वैल्यू पता करना चाहते हो। तो चलो यहाँ 100 है, 100 से 50 यानी 50% यहाँ से कंप्लीट हुआ, 50 से अब क्या मिला हमें 25, तो यहाँ भी कितना कंप्लीट हुआ 25। इन दोनों को आप सम कर दो 50 एंड 25 को, तो चेंज कितना हुआ 75%। चेंज कितना हुआ 75%। अब ये चेंज जो 75% हुआ तो यहाँ पे ये कौन सा टाइम पीरियड लेगा हाफ लाइफ, और यहाँ भी क्या लेगा हाफ लाइफ। अब इसे चेंज होने के लिए दो बार आपको हाफ लाइफ लिया आपने, तो आप क्या लिखेंगे t 3/4 t 1/2 प्लस t 1/2। अब जब आप ऐसा लिखते हो तो आप इसे एलसीएम मत लीजिएगा, आप डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। t हाफ ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2t हाफ। अब इस कॉन्सेप्ट से आप कैसे कर सकते हो कि अगर मान लेते हैं इसको चेंज होने के लिए कितना, इसको चेंज होने के लिए मान लेते हैं हमको क्या लगा टाइम 25 मिनट, यानी टी हाफ की वैल्यू अगर दे दी जाए, क्या दे दी जाए कि टी हाफ इक्वल टू 25 मिनट, क्या दे दिया गया टी हाफ इक्वल टू 25 मिनट। तो आप वैल्यू निकाल सकते हो ना टी 3/4 की, तो t 3/4 की वैल्यू क्या होगी t हाफ इंटू 2 हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 क्या आ जाएगा 50 मिनट, यानी 75% डिके होने में कितना टाइम लग जाएगा 50 मिनट। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या बात कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की, जिसमें हमने आपसे 5 कॉन्सेप्ट की बात की और ये पांचों कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल से आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा। तो अब आपसे जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या बात करना है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर कंडीशन, यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। थोड़ा सा आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा और इसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप सबसे यही एक आशा होगी, उम्मीद होगी कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।